गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अर्जुन कुमार टीएस कॉलेज सिसवा के इतिहास विभाग से। बच्चों, आज हम लोग मौर्यन इकोनॉमी, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे। बच्चों, हम लोग पिछले ऑनलाइन क्लासेस में प्राचीन भारत के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक्स पे चर्चा कर चुके हैं। साथ ही साथ मौर्य साम्राज्य के अनेक पहलुओं पर भी चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था पर डिस्कस करेंगे। बच्चों, हम जानते हैं मौर्य साम्राज्य में पहली बार एक व्यवस्थित एवं विस्तृत राजस्व प्रणाली का उल्लेख मिलता है। साथ ही अर्थव्यवस्था के 3 मुख्य अंग थे: कृषि, उद्योग एवं व्यापार। और इसमें कृषि सर्वप्रमुख था। हम जानते हैं कि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी। खेतीबाड़ी के लिए कर्मचारियों, दासों एवं कैदियों को लगाया जाता था। खेती की सिंचाई के लिए अनेक झील का निर्माण किया गया था। इन सारी बातों की जानकारी हमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज के इंडिका एवं अशोक के अभिलेख के द्वारा हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य काल में भूमि 2 प्रकार की थी: राजकीय भूमि एवं निजी भूमि। राजकीय भूमि की देखरेख करने वाला अधिकारी क्षेत्राध्यक्ष कहलाता था एवं निजी जो भूस्वामी थे वो खुद अपनी जमीन पर खेतीबाड़ी किया करते थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के द्वारा हमें 3 प्रकार की भूमि, कृष्ट जुती हुई, अकृष्ट बिना जुती हुई एवं ऊंची भूमि आदि के बारे में जानकारी दी गई है। अदेवमात्रिक वो भूमि थी जो बिना वर्षा के भी वहाँ पर अच्छी फसल हो जाती थी। और भूमि कर उपज का 1/6 भाग से 1/4 भाग तक वसूल किया जाता था। भूमि कर 2 प्रकार का था: सेतु कर एवं वन कर। कृषि कार्य हेतु सिंचाई की व्यवस्था की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो जूनागढ़ के उनके गवर्नर थे पुष्यगुप्त, उनके द्वारा सिंचाई हेतु सुदर्शन झील के निर्माण की जानकारी हमें मिलती है। और उसके आसपास के जो भी क्षेत्र थे वो इस झील से लाभान्वित होते थे। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि यूनानी लेखक नियार्कस के द्वारा ये भी जानकारी दी गई है कि कुछ जातियों के द्वारा सामूहिक खेती की जाती थी और विभिन्न तरह के फसल उगाए जाते थे। सिंचाई कर उपज का 1/5 भाग से 1/3 भाग तक लिया जाता था। भूमि कर एवं सिंचाई कर दोनों मिलाकर 1/2 भाग तक भी लिया जाता था राज्य के द्वारा। भूस्वामी को छत्रक कहा जाता था एवं काश्तकार को उपवास कहा जाता था। कृषि पर लगान या कर जो है वो खेत की उर्वरा शक्ति पर निर्धारित की जाती थी। आइए अब आगे बढ़ते हुए उद्योग के बारे में चर्चा करते हैं। हम जानते हैं कि मौर्य काल में उद्योग मुख्य रूप से सूत कातना एवं बुनना था। बढ़ईगिरी को भी उद्योग का दर्जा प्राप्त था। उद्योग करने वाली संस्थाओं को श्रेणी कहा जाता था एवं उसके प्रधान को महाश्रेष्ठी कहा जाता था। हम ये भी जानते हैं कि उत्पादित वस्तुओं के बिक्री के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए गए थे उसे पन्याध्यक्ष कहा जाता था। अर्थशास्त्र के द्वारा हमें ये भी जानकारी दी गई है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे काशी, वांग, पूंड्र, मालवा, तौसली, पाटलिपुत्रा आदि उद्योग के प्रमुख केंद्र थे। जैसे मालवा सूती वस्त्र के लिए, वंग मलमल के लिए, काशी सूती कपड़े के लिए, बंग सूती कपड़े के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। और दूर दूर के व्यापारी यहाँ से सूती वस्त्र खरीद कर ले जाते थे और उसका विक्रय कर बहुत मुनाफा कमाते थे। साथ ही हमें मौर्य साम्राज्य में अनेक प्रकार के मुद्राओं के प्रचलन के बारे में भी जानकारी मिलती है। हम जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य में पन मुद्रा राजकीय मुद्रा थी। पन मुद्रा चांदी से बना होता था। यह चांदी के 3/4 तोले के बराबर एक मुद्रा होती थी। साथ ही अन्य प्रकार के मुद्रा जैसे कारसापन या पन, माशक, तांबे का, सुवर्ण सोने का एवं काकनी तांबा के छोटे प्रकार के सिक्के हुआ करते थे। सिक्के लक्षणाध्यक्ष नामक अधिकारी के द्वारा जारी किया जाता था एवं मुद्रा के परीक्षण करने वाले अधिकारी को रूपदर्शक कहा जाता था। सिक्कों पर भिन्न आकृतियां बनी होती थी जैसे मयूर, चंद्र, पर्वत आदि की आकृति इस पर बनी होती थी। मौर्यकालीन समय में व्यापार भी उन्नत अवस्था में था। हम जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य का व्यापार आंतरिक एवं वैदेशिक दोनों प्रकार का व्यापार होता था। भारत से बहुत सारे देशों में जैसे मिस्र, फारस, रोम, पश्चिमोत्तर राष्ट्र आदि के साथ भारत का व्यापार किया जाता था।
व्यापार जलमार्गों के द्वारा एवं स्थल के द्वारा दोनों प्रकार से आयात और निर्यात किया जाता था। भारत के पश्चिमोत्तर भाग में भृगुकक्ष बंदरगाह से एवं पूर्वी भाग में ताम्रलिप्ति बंदरगाह से माल का आयात निर्यात किया जाता था। व्यापार हेतु ताम्रलिप्ति, कौशाम्बी, तौसली, पाटलिपुत्रा, मालवा, काशी आदि प्रमुख केंद्र थे और इस तरह से भारत का व्यापार विभिन्न देशों के माध्यम से होता था। हम जानते हैं कि मिस्र को हमारे यहाँ से हाथी दांत, सीप, मोती, कछुआ, रंग, नील आदि निर्यात किया जाता था और इस तरह से भारत का व्यापार फल फूल रहा था। धन्यवाद।